अमीन साहब कह रहे हैं कि सब कुछ जो चुनाव आयोग कर रहा है पारदर्शी है, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, तो फिर आपके इतने सवाल क्यों है भाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभी जैदी बात रख रहे थे कि निष्पक्ष। अगर निष्पक्ष है तो विपक्ष की आवाज क्यों नहीं सुनेगा? वो अगर हम लोग कोई बात बता रहे हैं तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये तो एक ही तरफा बात सुने जा रहा है जो ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा आपके पास में आऊंगा। रिपीट आ रही है। आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है सर, उसको दुरुस्त करवा लेते हैं, फिर अपनी बात आप रखिएगा। दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। बीजेपी से अमित तिवारी जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। अमित जी, अब जिस तरह से सुमित जी पूरी आवाज उनकी आ नहीं पाई, कम ही शब्द आ पाए, लेकिन वो ये कहते हुए नजर आए कि इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहा है, केवल बीजेपी के पक्ष में ही काम करता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरीके से। देखिए रावत साहब, जिस तरीके मेरी आवाज इको हो रही है, थोड़ा चेक करवा लो। ठीक है, उसको सही करवाते हैं। देखिए, आप किसी भी संस्था की कार्य प्रणाली को डिक्टेट नहीं कर सकते। इस चीज पर तो तृणमूल को समझना पड़ेगा। पूरा का पूरा विपक्ष जो है, ये प्रयास पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता आया है। आईटी इनकम टैक्स के मामले में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले में ये हमेशा से पर ब्लेम जाता है कि ये अभी क्यों कर रहे हैं, अभी छापामारी कर रहे हैं, अभी क्यों केस खुला है, पहले क्यों नहीं हुआ, पहले इतना क्यों रहा। तो ये प्रयास होता आया है और आज यही प्रयास इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किया जा रहा है। और ममता बनर्जी ये जान चुकी हैं कि अब इस इलेक्शन में उनकी हार होने वाली है, तो हार के बाद का जो नैरेटिव बिल्डअप करना पड़ेगा, तो यही नैरेटिव होगा, आपको दिख जाएगा 4 तारीख को। पहली बार उनको ये समझ में आ गया है कि ये चुनाव आज डेवलपमेंट वर्सेस भत्ता का चुनाव है। वहां के लोग 70 सालों तक, आज देखिए जिस तरीके की घटनाएं बंगाल में होती हैं, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बंगाल में है, वो आज कहीं बेहतर होना चाहिए था, लेकिन 70 सालों का जो डेवलपमेंट का डेफिसिट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, इन सब पर कोई काम नहीं हुआ पिछले 70 सालों से। और उनको पता है। उसके बाद जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराया हुआ है, आप एक पुलिस स्टेशन में चले जाइए और वहां पर पुलिस स्टेशन आपको तृणमूल का कर्मी ना मिले, तो आप मुझे बताइएगा। बंगाल का जो कन्विक्शन रेट है, मतलब अगर 100 लोग अगर थाने में जाते हैं न्याय की गुहार लेकर, तो मात्र 3.7% वहां का कन्विक्शन रेट है। तो मान लीजिए 100 लोगों में से महज 3 और 4 लोगों को न्याय मिल सकता है। 97 से 96% लोगों को न्याय की अपेक्षा बंगाल की भूमि से होती ही नहीं है। तो जहां पर ये स्थिति हो, तो ममता बनर्जी ये जानती है कि ये इलेक्शन माताओं बहनों की अस्मिता को बचाने का चुनाव है, जिसमें वो पूरी तरीके से फेल हुई है। आरजी कार की घटना देख लीजिए, दुर्गापुर की घटना लीजिए, जिस मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि 7 बजे बच्चियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस मुख्यमंत्री को सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्मनाक बयान है ये। आज का जो चुनाव है वो अपनी माटी को, संस्कृति को बचाने का चुनाव है, ताकि कोई घुसपैठिया हमारी संस्कृति का धर्षण ना कर सके। आज जिस तरीके से घुसपैठ कराई जा रही है, बॉर्डर्स को पोरस रखा जा रहा है ताकि वहां से घुसपैठ होकर तृणमूल के जो गुंडे हैं वो ये सब पूरा काम कराते हैं, ये पूरा लॉजिस्टिक्स को मेंटेन करवाते हैं। उनका आते ही वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बैकडेटेड बनता है, ताकि अगर कोई पूछे तो उसके बिहाफ में डॉक्यूमेंट्स दिया जा सके। एक अनुमान कहता है कि कम से कम 1.5 करोड़ घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने घुसाया है बंगाल में, और उनको अपना वोट बैंक बना के रखा है। जो लोग मृतक हो गए हैं, जो दिवंगत हो गए हैं, जो लोग यहाँ से चले, आप ये कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ जो घुसपैठिए हैं वो इस बार भी चुनाव में वोट डालेंगे, मतलब फिर भी तो चुनाव आयोग ने पूरी तरह से सही ढंग से काम नहीं किया है, और भी नाम कटने चाहिए थे
91 लाख नाम ही नहीं, करीब कटे हैं। ये बंगाल से तो आए हैं, ये बंगाल से तो आए हैं, बाकी अन्य देश के अन्य जगह पर नहीं, चले आपने गए कहा कि हैं। ममता बनर्जी ने समाजवादी बसाया पार्टी है, अलग- आपने ये बात कही थी, ठीक है। सुमित मल्होत्रा जी से हाँ, जवाब ले बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल बसाया है, इन्हीं ठीक है, के सुमित नेता, सुमित इन्हीं के मल्होत्रा जी से नेताओं ने जवाब ले बसाया लेते हैं। है। ठीक है, ठीक है, अमित जी आपकी बात आ गई, सुमित जी से जवाब ले लेते हैं। सुमित जी, अमित जी कह रहे हैं कि आप जो है हारने वाले हैं चुनाव, इसलिए आप एक पटकथा तैयार कर रहे हैं कि अब ब्लेम किसके सिर पर थोपा जाए, और इसके लिए आपने चुनाव आयोग को निशाना बनाया है। देखिए, हमारे अमित तिवारी जी बड़ा अच्छी बात करते हैं, बेंगलोर में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, अच्छे प्रवक्ता है ये। 2021 में भी ये बातें कह रहे थे कि वो हारने वाले हैं। अगर ये बातें नहीं कहेंगे तो जो इनको वोट मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे? ये उत्तर प्रदेश में जाएंगे, कहेंगे वो लोग हारने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये तो 80 की 80 सीटें जीत रहे थे। वहां पे क्या हुआ? खेला हो गया इनके संग में उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही जब बंगाल में इनके संग में खेला होगा तो ये कहेंगे अरे यार वो हमें नहीं मिला, चुनाव आयोग ने हमारे संग में काम कहीं नहीं करा। चुनाव आयोग जिस तरीके से कार्यप्रणाली चल रही है, कार्यप्रणाली, अमित भाई मेरी बात कंप्लीट हो जाती है आपको नहीं? रखिए रखिए, वो चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहे आपके बीच में, रखिए अपनी बात रखिए। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग की इस समय कार्यप्रणाली चल रही है, वो हम लोग क्या सभी लोग देख रहे हैं कि टीएमसी का डेलीगेशन जाता है बात करने के लिए कि भाई जो जिंदा लोग हैं उनके नाम क्यों काटे जा रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं है। आप आए कैसे हैं? चलिए आप गेट आउट हो जाइए। लोकसभा के सांसद चुने हुए सांसद को इस तरीके से बदतमीजी से बात होती है। चुनाव आयोग निष्पक्ष होता, अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर के काम कर रहा हूं तो काम करता है, निष्पक्ष काम हो रहा है, कोई नहीं हम लोग को कहीं ना कहीं घपला है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के संग में मिलकर के काम कर रहा है। हमें यही परेशानी है। और जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग के संग में मिलकर के कैंपेनिंग करा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, वो भी दिक्कत है।